हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दृश्यकृत्य विधि। अब आप कहेंगे दृश्यकृत्य विधि क्या है, जिसे हम अपकृत्य विधि भी कहते हैं, दृश्यकृत्य विधि भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम टॉट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम टॉट पढ़ेंगे। ऐतिहासिक विकास के साथ साथ दृश्यकृत्य विधि या अपकृत्य विधि के क्षेत्र, टॉट के क्षेत्र एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। आज हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। दृश्यकृत्य विधि या टॉट का उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं हर वक्त आपको टॉट या अपकृत्य विधि नहीं कहूँगा, इसे दृश्यकृत्य विधि भी कहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से दृश्यकृत्य विधि के हिसाब से पढ़ेंगे। दृश्यकृत्य विधि का उद्भव न तो किसी संहिताबद्ध विधि होता है जिसको कोडिफाइड कर दिया गया हो। ठीक है, जैसे संहिताबद्ध क्या किया गया है, हमारा IPC संहिताबद्ध है, जूरिस्प्रूडेंस संहिताबद्ध नहीं है, अनकोडिफाइड है। तो ये यही कह रहा है संहिताबद्ध विधि के द्वारा हुआ है। ठीक है, ना किसी संहिताबद्ध विधि के द्वारा हुआ है तथा न ही इसे विधि निर्माताओं की समिति ने कोई रूप दिया है, वरन इसका उद्भव सामान्य विधि के द्वारा ही हुआ है। असल में टॉट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द टॉटम से हुई। ठीक है, टॉट शब्द का अर्थ अपकार का पर्यायवाची है। ठीक है, इंग्लैंड के विधिवेत्ताओं ने इस शब्द का प्रयोग विधि साहित्य में पहली बार 13वीं शताब्दी में किया था। अतः इसके साथ धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग वैदिक प्रक्रिया तथा औपचारिकताओं के अंतर्गत हुआ। प्राचीन समय में ही यह एक चलन या परंपरा रही है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षतिकर्ता को अर्थदंड दिया जाता है। वर्तमान समय में दृश्यकृत्य विधि संबंधी मान्यताओं में प्राचीन समय में महान अंतर है। प्राचीन समय में इंग्लैंड में न्यायालय कॉमन विधि पर आधारित थे, लेकिन इस प्रक्रिया को 1875 में खत्म कर दिया गया। वर्तमान युग में दृश्यकृत्य संविदा भंग तथा अपराध के बीच एक साफ अंतर देखा जा सकता है। ऐसा मध्यकाल में नहीं था। प्रथम बार सन 1860 में दृश्यकृत्य को पुनः विधिक मान्यता दी गई, लेकिन 19वीं शताब्दी में दृश्यकृत्य विधि का विकास तीव्र गति से हुआ। इसका मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति एवं लोगों का गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन। आधुनिक आविष्कार, मोटर कार, इंजन तथा आधुनिक मशीनों ने एक नवीन सभ्यता को जन्म दिया, जिसे हम औद्योगिक सभ्यता भी कह सकते हैं। समाज में समाचार पत्रों का उदय हुआ, अतः यह स्वाभाविक है कि दृश्यकृत्य का विकास तेजी से हुआ। इंग्लैंड में वर्तमान समय में भी दृश्यकृत्य से संबंधित मुकदमों का फैसला कॉमन विधि द्वारा ही किया जाता है, सिवाय उन विषयों के जिन पर इंग्लैंड की संसद ने विधि का निर्माण कर लिया है। उदाहरण के लिए वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, फेडरल एक्सीडेंट एक्ट आदि। दृश्यकृत्य विधि में परिवर्तन। इंग्लैंड की दृश्यकृत्य विधि सामान्य लॉ पर ही आधारित है, लेकिन इसमें समय समय पर आवश्यक परिवर्तन होते रहे हैं। चूँकि इंग्लैंड शुरू से ही एक प्रगतिशील देश रहा है, अतः जब भी परिस्थितियां बदली तो समय समय पर दृश्यकृत्य विधि में भी परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का यह कार्य न्यायाधीशों के निर्णय के द्वारा भी किया गया। न्यायाधीशों ने निर्णयों में दृश्यकृत्य विधि की नई नई व्याख्याएं पेश की गई। दोनों बनाम स्टीवेंस LR 1932, LC 562 के बाद में प्रिविटी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। एक अन्य वाद बेकर बनाम बोल्ट 1908, कैंप 493 में यह प्रतिपादित किया गया, यदि किसी व्यक्ति के कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति मर जाता है तो मृतक उत्तराधिकारी क्षतिकर्ता पर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। इसी तरह सेवक के द्वारा की गई दुष्कृतियों के लिए उसका स्वामी भी उत्तरदायित्व होगा। इंग्लैंड की दृश्यकृत्य विधि को अमेरिका में स्वीकार किया गया है।
भारत में दुष्कृति विधि का उद्भव तथा विकास के बारे में देखते हैं। भारतीय दुष्कृति विधि अधिकतर इंग्लैंड की दुष्कृति विधि पर आधारित है। अंग्रेजों के समय में भारतीय न्यायालयों में इंग्लैंड की संसद द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृति विधि के द्वारा ही न्याय होता था। इन कानूनों को मानने में न्याय, साम्य तथा सद्विवेक का ध्यान रखा जाता था। एक प्रमुखवाद सुरेंद्रनाथ बनाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नदिया AIR 1972 कलकत्ता 365 में न्यायाधीश मुखर्जी ने साफ कहा है कि दुष्कृति के संबंध में कोई निश्चय विधि न होने पर भारत में इंग्लैंड के सामान्य कानून को न्यायालय के अनुरूप होने के कारण ग्रहण किया गया, लेकिन जहां इंग्लैंड की सामान्य विधि भारत की स्थानीय अथवा धार्मिक परिस्थिति, दिशाओं एवं जातियों के लिए समुचित नहीं थी, उनको नहीं अपनाया गया। मतलब इनका कहना था कि देखो जहाँ समांतर है, जैसे वहाँ इंग्लैंड में था यहाँ, तो ये तो लागू हो जाएगा, मगर जहाँ धर्म का है, कहीं अलग चीज़ें चल रही है कि नहीं, धार्मिक परिस्थिति अलग है, स्थानीय परिस्थिति इंग्लैंड की और भारत की अलग है, तो वहाँ ये लागू नहीं हो सकती, ये इन्होंने कहा है। दुष्कृति विधि वैसे तो सामान्य विधि का ही एक अंग है। प्रारंभ में 1726 में चार्टर द्वारा न्यायालयों को, जिन्हें मेयर्स कोर्ट कहा जाता था, उस चार्टर में यह अधिकार दिया गया था कि वे भारत में इंग्लैंड के कानून को उसी सीमा तक लागू करेंगे जहां तक वे भारतीयों के पक्ष में हो। बाद में प्रेसिडेंसी नगरों में मेयर कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट तथा बाद में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, पर वे सभी इंग्लैंड की सामान्य विधि का ही प्रयोग करते रहे। इन सभी बातों में यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया दुष्कृति के बारे में लगभग इंग्लैंड की दुष्कृति विधि के ही समान है। इंग्लैंड की भांति भारत में इस विधि का पूर्ण संहिताकरण नहीं हुआ है। संहिताबद्ध कानून के अभाव में भारतीय न्यायालय आज भी न्याय तथा सद्भाव पर आधारित है। दुष्कृति विधि के संबंध में डॉक्टर विनफील्ड का मत है कि दुष्कृति विधि की अंतिम रूप से परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अभी तक विकासोन्मुख है। अधिवक्ताओं के अनुसार अगर दुष्कृति विधि के पूर्ण रूप से संहिताबद्ध कर दिया जाता है तो हमारी दुष्कृति विधि के विकास में बाधा पैदा हो जाएगी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कानूनों में भारी फेरबदल हुआ तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कानून पास किए गए एवं वर्तमान में भी हो रहे हैं, किंतु भारत में इस विधि का विकास तथा संहिताबद्ध न होने का प्रमुख कारण है भारतीय न्यायालयों में दुष्कृति संबंधी वाद बहुत कम संख्या में दायर किए जाते हैं। पर यह सत्य है कि भारत में दुष्कृति विधि का निश्चित तौर पर संहिताकरण नहीं हुआ है। अब देखते हैं दुष्कृति या अपकृत्य विधि का क्षेत्र क्या है। अपकृत्य विधि की परिभाषा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसके उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को समझना आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा के विवेचना से हमें अपकृत्य विधि के उद्देश्य एवं क्षेत्र को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता मिलती है। अपकृत्य दोस्तों, अपकृत्य विधि दुष्कृत्य विधि एक ही है, ठीक है। अपकृत्य विधि के क्षेत्र का बराबर विस्तार होता जा रहा है। संक्षेप में अपकृत्य विधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। एक में अपकृत्य एक सिविल दोष है। अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसके लिए न्यायालय निर्धारित नुकसानी प्रदान करता है। संविदा भंग या न्यास भंग की सिविल अपकृत्य ही है, किंतु वे अपकृत्य नहीं है क्योंकि इसके लिए उपचार संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है, परंतु अपकृत्य के लिए उपचार इंग्लैंड की सामान्य विधि के आधार पर प्रदान किया जाता है। 2 में लोकबद्ध अधिकारों का अतिक्रमण। अपकृत्य में किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार का ही अतिक्रमण नहीं, वरन व्यक्ति के लोकबद्ध अधिकारों का भी अतिक्रमण होती है। लोकबद्ध अधिकार के अधिकार होते हैं जो किसी निश्चय व्यक्ति का समुदाय में व्यक्तिगत रूप में या समुदाय के सदस्य के रूप में निहित रहते हैं और वे समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि कोई उसकी मानहानि न करे और यह उसे समाज के सब व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। 3 में
अधिकार विधि द्वारा पदंत होनी चाहिए। उन अधिकारों का अतिक्रमण अपकृत्य होती है जो विधि द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये सहमति के ऊपर आधारित नहीं होते हैं। संविदाजन्य अधिकारियों का अतिक्रमण अपकृत्य नहीं होता है। 4 में उपचार अनिर्धारित नुकसान का वाद। अपकृत्य के विरुद्ध उपचार अनिर्धारित नुकसान का वाद स्थगित करके किया जाता है। नुकसानी की मात्रा का निर्धारण न्यायालय तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर करते हैं। दुष्कृत्य विधि का आधार। 1 में अपकृत्य विधि इंग्लैंड की सामान्य विधि का आधारित है। अपकृत्य विधि इंग्लैंड की सामान्य विधि पर आधारित है जो अलिखित तथा असंहिताबद्ध है। इंग्लैंड में प्रारंभ में विभिन्न तरह के अपकार या दोष के बीच अंतर न तथा अपराध, अपकृत्य अथवा संहिता भंग जैसे कोई सविभागीकरण भी न था। 14वीं शताब्दी में किसी कार्रवाई की सफलता लेखा की सुलभता पर आधारित थी। आजकल इंग्लैंड की विधि अभिवचन में प्रस्तुत सिर्फ सर्वर्ण तथ्यों के कथन तथा वहाँ की सामान्य विधि जिसमें समय समय पर दिए गए न्यायिक निर्णय शामिल है पर आधारित है। क्योंकि यह लिखित नहीं है अतः न्यायाधीशों के समक्ष पेश किए गए वादों में दिए जाने वाले निर्णयों में एक रूपता नहीं है। इस तरह के वादों में न्यायाधीश प्रायः अपनी विवेक तथा इच्छा अनुसार निर्णय दिया करते थे। विभिन्न वादों में विभिन्न नियमों की स्थापना होती है। प्रायः इन नियमों में एक रूपता का सर्वथा अभाव रहता है। इसका कारण यह था कि किसी मुकदमे में प्रतिपादित विधि सिद्धांत बहुत कम ही किसी दूसरे मुकदमे में स्थापित होते थे। दृष्टांतानुसार अथवा पूर्वाधारण की प्रथा को भी न्यायाधीशों द्वारा कई महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में अपकृत्य विधि की कोई समुचित तथा वैधानिक परिभाषा देना कठिन था। दूसरा, प्रक्रिया पर आधारित विधि। अपकृत्य विधि प्रक्रिया पर आधारित विधि है। जैसा कि विधिक है कि इंग्लैंड की सामान्य विधि भी लिखित नहीं है। प्रारंभ में कुछ निश्चय अपकृत्य ही थे तथा उन्हीं में से वादी को अपनी कार्रवाई के लिए किसी एक को आधार बनाना पड़ता था। अगर उन सब सामान्य अधिकारों में से किसी आधार की कार्रवाई स्थापित करने में असफल हो जाता था तो यह माना जाता था कि वादी के पास प्रतिवादी के विरुद्ध कोई कानूनी शिकायत नहीं है, क्योंकि नई तरह की क्षति के लिए उसके पास कोई उपाय उपलब्ध नहीं थे। प्रत्येक न्यायालय द्वारा हर वाद में विवेक से निर्णय लिए जाते थे, जिसके कारण विधि में अनिश्चितता थी। ये सभी न्यायालय ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, भारतीय विधि वहीं तक जहां तक कि वे भारतीय स्थानीय दशाओं में परिस्थिति के प्रतिकूल न हो। अगर किसी विषय पर अधिनियमित विधि नहीं हुआ करती थी तो वहां न्यायालय साम्य एवं शुद्ध अंतकर सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था। इसी कारण इस विधि को समुचित एवं पूर्ण रूप में परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि लिखित विधि नियमों के अभाव में इसके विषय क्षेत्र तथा इसकी प्रकृति इत्यादि को किसी परिभाषा के द्वारा निर्धारित करना कठिन है। 3 में यह एक विकासशील विधि है। अपकृत्य विधि को परिभाषित करने में कठिनाई होती है क्योंकि यह एक विकासशील विधि है। सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ अपकृत्य विधि में भी नए नियमों का विकास होता चला जा रहा है। उस समय विधि भी जहां उपचार है वहां अधिकार है भी है। उस समय परिस्थिति कभी कभी ऐसी उपस्थिति हो जाती थी कि अगर उसके लिए कोई लेख सुलभ नहीं हो सकता था तो वादी को कार्रवाई चाहे वह कितनी भी न्यायसंगत क्यों न हो विफल हो जाती थी। लेख के माध्यम से जहां उपचार उपलब्ध नहीं था वहां यह मान लिया जाता था कि अधिकार भी नहीं है। तब यह देखने का प्रयत्न होता था कि किन्हीं परिस्थिति में कोई उपचार लेख उपबंध है या नहीं। यह स्थिति शताब्दियों तक रही।
अब इंग्लैंड में यह स्थिति बदल रही है। अब विधि का आधार भी बदल गया है। यह आधार अब इस परिकल्पना पर आधारित है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। जब भी किसी विधिपूर्ण अधिकार का उल्लंघन होता है उसके लिए न्यायालय उपचार प्रदान करता है। तथ्यों के आधार पर यह सत्य है कि न्यायालयों ने अपकृत्य की पुनरावृत्ति द्वारा नए अपकृत्यों को जन्म देकर इसमें क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ा दिया है। कुछ अपकृत्यों को तो विशेष नाम भी दिए गए हैं। धोखा प्रारंभ में एक संकुचित अर्थ में था और मुख्य रूप से कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का ही एक रूप था। इसका विकास मुख्य रूप से एक विक्री विधि तथा आमतौर पर संविदा विधि द्वारा हुआ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। टॉर्ट, अपकृत्य विधि, दुष्कृत्य विधि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।